नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तम् निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग डेंगू फीवर इसके बारे में बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सभी लोग पेशेंट देखते हैं और सभी लोगों के पास डेंगू फीवर के पेशेंट आते हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि आयुर्वेद में इसका कैसे हम निदान करें, क्या क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से चिकित्सा करें, क्योंकि मच्छरों की उत्पत्ति आज के जमाने में सब जगह हो रही है। आप कहीं भी देखें, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक मच्छर ही मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, और आप लोग के जो भी अनुभव है वो जरूर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ जो मुझे नॉलेज मिला है अपने गुरु लोगों से। पुणे के बहुत सारे प्रसिद्ध वैद्य लोगों का सब संकलन है मेरा नोट्स का, वो मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद आप लोग भी बताइएगा। सबसे पहले हम डेंगू फीवर पे बात करेंगे। तो डेंगू फीवर जो है, संपूर्ण भारतवर्ष में सर्वाधिक संक्रामक रोगों में डेंगू ज्वर, डेंगू नाम का फीवर होता है। और मच्छर द्वारा ही इसका प्रसार होता है, मच्छर काटने से ही होता है। इस व्याधियों में जो वायरस होता है ना, मच्छर के जो लार में जो वायरस होता है, वह कौन सा मच्छर होता है? सब मच्छर नहीं होते हैं। एड्स इजिप्टाई, AEDES, इजिप्टाई नाम का मच्छर होता है, उसके काटने से डेंगू होता है। और जहां पे पानी, कहीं पर भी अगर तालाब में या कहीं गटर में या कहीं पर भी पानी अगर जमा है, तो वहां पे मच्छरों की उत्पत्ति होने लगती है। अगर टैंक में भी पानी है आपके और टैंक ओपन है, तो मच्छर की उत्पत्ति होने लगती है। और इसीलिए शहरों में इसका ज्यादा प्रसार देखा जाता है कि सिटीज में ये ज्यादा बढ़ता है, जहां पानी जमा रहता है, पानी को निकलने का कहीं रास्ता नहीं है और पानी उधर ही जमा है, वहां पे मच्छर होते हैं। और जब ये विषाणु युक्त, अभी जैसे कि फाउंटेन हो गया या फिर झरना हो गया, झरना में तो पानी बहते रहते हैं, लेकिन फाउंटेन का पानी जहां रुका हुआ है वहां पे मच्छर की उत्पत्ति हो जाती है। और आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारे यशराज फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, यशराज कपूर, उनको डेंगू फीवर हो गया और उनकी डेथ हो गई। और 2-3 दिन में ही उनको इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, डेथ हो गई। मतलब इतना ये खतरनाक बीमारी है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक मच्छर ने उनकी जान ले ली, यशराज चोपड़ा जो थे। तो इसमें जब मच्छर काट देता है ना, तो 2 दिन में इंक्यूबेशन होने लगती है और संप्राप्ति पूर्ण हो जाती है और व्याधि के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इसका मेन हेतु क्या हो गया? मच्छर काटना। और हेतु में देखें तो वायरस का प्रसार एड्स इजिप्टाई नाम के मच्छर के काटने से होता है। तो जब डेंगू का फीवर होता है, तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? तो आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है कि हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, नौशिया होता है, स्टमक एक होता है, वॉमिटिंग, मसल पेन, रैशेस, डायरिया, माइल्ड ब्लीडिंग गम्स होते हैं। आयुर्वेद के दृष्टि में यही चीज को क्या पता है? जैसे हाई फीवर है तो ज्वर, हेडेक है तो शिरशूल, नौशिया है तो हुरलास,
फिर स्टमक एक मतलब पेट में दर्द होने लगता है, उदर शूल होने लगता है। यही चीज है, हम लोग संस्कृत में बोलते हैं यही चीज। फिर क्लम मतलब मानसिक थकावट होने लगती है, और पूरा बॉडी में अंगमर्द होने लगता है। अरुचि, अवसाद, शिरशूल, मसल पेन हो रहा है तो हम अंगमर्द बोलते हैं। रैशेस आने लगते हैं, डायरिया होने लगता है, लूज मोशन होने लगता है। ये सारी चीजें डेंगू के फीवर में आता है। तो ज्वर जो रहते हैं, बुखार, ये अचानक ही फीवर आने लगता है। और जब फीवर आता है, हाई इंटेंसिटी का फीवर जब आता है, तो बहुत ज्यादा हेडेक होने लगता है। और इसमें जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं, अस्थियों में पेन होने लगते हैं, सारे बोन्स में पेन होने लगते हैं, पीठ में दर्द होने, पृष्ठ शूल होता है, संगवा सर्वांग मर्द, जैसे मर्दन कर लिया जोर से, ऐसा बॉडी एक बहुत ज्यादा मसल पेन होने लगता है। आंखों में पेन होने लगता है, और आंखों से पानी बहुत ज्यादा आता है, नेत्र स्त्राव अधिक के, खांसी आती है, गला बैठ जाता है, गलगला हो जाता है, प्रतिशय, सर्दी जुकाम हो जाता है। सबसे ज्यादा जो हुरलास है, अंगमर्द है, क्लम है, अरुचि, अवसाद और शिरशूल, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसमें उल्टी भी आती है, वॉमिटिंग भी आता है, लूज मोशन भी होता है। और मन जो रहता है, माइंड से पेशेंट बहुत ज्यादा दुखी रहता है, विषाद रहता है, मनोदैन्य बहुत ज्यादा रहता है, मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता है पेशेंट। ये आप लोगों ने भी देखा है, सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी का अनुभव डेंगू फीवर में, जिन्होंने आसपास के पड़ोसी में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में देखा है, सभी को ही मालूम है कि ये सारा चीजें चीजें होती हैं। और ये फीवर जो रहता है, यह 7 से 8 दिन तक फीवर, कंटिन्यू फीवर रहता है। और ये रुक कम नहीं होता है, हम एंटीबायोटिक देते हैं, फिर रुकता है, फिर आता है, फिर आता है, फिर जाता है, ये होता रहता है। और इसमें ज्वर का विसर्ग आता है, फिर पुनः होता है, ऐसा होता है। और 8 दिन के बाद ज्वर जो है वो खुद ही कम हो जाता है। कुछ रोगियों में ये 4-5 दिन तक ये अवस्था देखी जाती है। और इसमें रैशेस आते हैं, जैसे शीत पित्त में अर्टिकेरिया के जैसे रैशेस होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे रैशेस देखे जाते हैं। और वो ज्यादातर पीठ पे और पेट पे ऐसे दिखाई, मतलब उदर में और पृष्ठ में ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये, हम लोगों ने चरक संहिता में पढ़ा है कि ज्वर से रक्त पित्त होता है, ऐसे संप्राप्ति। तो इसमें भी ब्लीडिंग गम्स, रक्त पित्त, नाक से खून आने लगना, दांतों से, मसूड़ों से खून आने लगना, मतलब रक्त पित्त में ये हो जाता है। तो नासागत रक्तस्राव, तीव्र रक्त पित्त, ऐसे त्वचा पर काले काले चकत्ते हो जाना, ऐसे दिखने लगते हैं। और यह तीव्र अवस्था में अन्न व स्रोतस में अभ्यंतर मतलब इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगता है, अंदर भी रक्तपित्त जाके और रक्त वाहिनियां फूट जाती है। और फिर उससे बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ, मतलब रस रक्त वाहिनियों का कार्य अगर डिस्टर्ब हुआ, हैम्पर हुआ, तो सर्कुलेटरी फेलियर भी हो जाती है, और डेथ भी हो जाता है। इतना ये खतरनाक ये बीमारी है। तो इसको आसानी मत समझिए। और आयुर्वेद में इसको कीटक दंश जन्य विष, ज्वर, कीटक मतलब कोई कीड़े ने काटा है, इस तरह का जो ज्वर है वो होता है। जब हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं, एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं, आरएनए डिटेक्शन करते हैं, फिर वायरल आइसोलेशन करते हैं। और जो हम IG4 एंटीबॉडी टाइटर को देख के हमको पता चलता है। फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल कितने हैं, TLC कितना है, लीकोपेनिया है क्या, मतलब वो WBC कम हो गए हैं क्या, या फिर प्लेटलेट का प्रमाण कम हो गया है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है क्या। प्लेटलेट कम होने लगते हैं इसमें। और इसमें TLC भी कम होने लगता है। 4,000 से 10,000 तक नॉर्मल होना चाहिए, तो 4,000 से कम होने लगता है। प्लेटलेट भी बहुत कम होने लगते हैं। और IG4 एंटीबॉडी टाइटर करने से तो हमें पता चलता है, लेकिन कभी कभी ये परीक्षण करने से निगेटिव आ रहे हैं रिपोर्ट में, लेकिन डेंगू के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो हमें डेंगू को ही समझ के, मच्छर काटने से हुआ है वही समझ के ट्रीटमेंट करना चाहिए। एलोपैथी में तो एंटीवायरल बहुत सारी दवाइयां दिया जाता है, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट है, उससे पेशेंट ठीक नहीं होता है। डेंगू फीवर मतलब वो फीवर की एंटीपायरेटिक दवाई ठीक है, लेकिन एंटीवायरल से ठीक हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दिया जाता है। इसमें जब ज्वर होता है, बुखार आता है, तो व्याधि क्षमत्व कम हो जाता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की बाधा और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि फीवर है बॉडी में, है ना। तो इस तरह से ये अभी तक मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया, लक्षण बताया और हेतु बताया। अब इस टॉपिक पे आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, मैं सबको बुलाता हूँ। आप लोग का क्या अनुभव है इस पे? डॉक्टर आदित्य सर, आप कुछ बोलेंगे? डॉक्टर साहब जी, आप डेंगू पे कुछ बोलिए। और कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं जी। सर डेंगू में बेसिकली फीवर होता है। कॉम्प्लिकेशन उसका होता है कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और जब पेशेंट रिकवर कर होता है तब यूजुअली कम होता है।
जो एंटीबॉडीज बनती है, जो बॉडी इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बना सकती है, तो वो प्लेटलेट के साथ क्रॉस रिएक्ट करती है। अब क्या है, जैसे जैसे एंटीबॉडीज बढ़ती हैं तो जी ये वायरल इन्फेक्शन को भी हटाती हैं। तो जी जैसे जैसे एंटीबायोटिक बॉडीज की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो फीवर खत्म हो जाता है, पेशेंट चंगा चल रहा फिर रहा होता है, और तब प्लेटलेट काउंट यूजुअली कम होती है। ये सबसे कॉमन रीजन है इसका होता है। जी तो हालांकि दूसरे प्रेजेंट, एक मिनट भैया यहाँ पे मत करो, खाना खाओ थोड़ा सा, यहाँ पे पराठे पे गिरा रहे हो। एक फिर क्या है, दूसरे उसमें ये प्रेजेंटेशन में सब ये रहता है कि डेंगू हिमोरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम जब पेशेंट बिगड़ के आता है, मतलब कोई कोई जो मरीज रहते हैं उनको ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही होती है, बुखार जोर का होता है, और ब्लड सब जगह से, हाथों में भी सब जगह से यूज कर रहा होता है। तो कई बार इनको हीमो कंसर मतलब जो ब्लड का जो स्राव वाला पार्ट होता है ना, वो यूज कर जाता है उससे। जी तो हीमोग्लोबिन फॉल्स बढ़ जाता है। तो और जो स्राव वाला पार्ट है, जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, वो यूज करता है, तो उसके कारण पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इसमें आप बोले ना सर, रक्त पित्त की परेशानी रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लेटलेट चढ़ाते हैं, और इसमें एंटीपायरेटिक देते हैं, फ्लूइड देते हैं, और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ देते हैं। और अगर बुखार ज्यादा है तो आजकल नए नए ड्रग्स हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल ही है लेकिन सब ये, जैसे कोविड में यूज करे थे ना वो जी रेमडेसिविर और ये सब, जी जैसे कोई ठीक होते नहीं है ऐसे, लेकिन कई बार दे देते हैं। कई बार अगर जैसे ब्लीड सिर में हो जाती है तो स्टेरॉइड देते हैं। तो स्टेरॉइड से क्या, थोड़ा जैसे जो इन्फ्लेमेशन सिर में जगह कम रहती है, जो हड्डी की तरफ जो मज्जा अंदर रहता है उससे कम जगह रहती है, तो अगर सूजन बढ़ जाए तो वो दबाव पड़ता है हड्डी से, तो सूजन बढ़ के दबाव ना पड़े इसलिए स्टेरॉइड देते हैं। ये तो दबाव पड़े तो कोमा में चल जाता है। जी तो हमारे ये इलाज है, बेसिकली पेशेंट अंदर की ताकत से रिकवर होता है। जी बहुत बढ़िया बताया हम बस सर। सपोर्ट। जी इस टॉपिक पे और कोई बोलना चाहते हैं? कंचन मैम, डॉक्टर सुधाकर जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? अपना जो भी एक्सपीरियंस है शेयर करिए। सर जी नमस्ते। प्रणाम सर। हाँ, एक मिनट सुधाकर जी को बोलने दीजिए। हाँ, डॉक्टर सुधाकर जी। जी अ, सर। जो डेंगू का पेशेंट है एकदम एक्सीडेंटली आता है वो, क्योंकि पहले दिन अगर आया तो एकदम सही रहता है, दूसरे दिन अगर आया तो फिर उसको ग्रेजुअली सिम्टम्स, हेडेक, फीवर, आर्टिकेरिया, नोसिया, वोमिटिंग, बॉडी एक, माइल्डिया, ये सब लक्षण रहते हैं उसमें। और उसको अगर अपन ट्रीटमेंट में अगर बॉडी जो आईवी फ्लूइड है या फिर इनटेक है, अगर सही तरीके से दिए, अगर पेशेंट लिया अच्छे से और ट्रीटमेंट अगर लिया तो 5 से 7 दिन तक पेशेंट अच्छा हो सकता है। जी तो क्या ट्रीटमेंट देते हैं? कौन से मेडिसिन देते हैं सर एलोपैथी में? एलोपैथी में तो स्टार्टिंग में अपन डॉक्सीसाइक्लिन, आईवी फ्लूइड, और मेन जो एंटीबायोटिक जो रहता है वो सिर्फ सिंपल एंटीबायोटिक यूज करते हैं अपन, सेफ्ट्रैक्सोन। नहीं तो फिर अगर हायर इन्फेक्शन, कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन लगता है अपने को, तो हायर एंटीबायोटिक चालू कर सकते हैं अपन। नहीं तो उसमें रोल तो इसका एंटी मलेरिया का रोल नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन, अगर 1 लाख के नीचे अगर प्लेटलेट आते हैं तो फिर आइसोनेट इंजेक्शन चालू करना एक गाइडलाइन है अभी, लेकिन उससे कितना फायदा होता है कुछ अभी तक तो किसी तो श्योरली बता नहीं सकते अपन। लेकिन आईवी फ्लूइड का सबसे अच्छा रोल है। और जो प्लेरिका है, पपया, जी पेरू, ये अगर अच्छे से दिए अपन पेशेंट को तो इनटेक अगर अच्छा रहा तो पेशेंट क्योर होने के चांसेस मैक्सिमम, विदाउट मेडिसिन अच्छे हो सकता है पेशेंट। जी बहुत अच्छा बताया सर आपने, थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर कंचन ओके, मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। कंचन मैम 26 ईयर से पतंजलि ये में दोनों। काम कर रही हैं। पतंजलि में काम करते हुए मैम आपका क्या अनुभव आया? प्रणाम सर। इसके पेशेंट आते हैं सर, बहुत आते हैं। और बीच में तो मतलब मैं जेजे में रहती हूँ, जेजे कैंपस में। तो हमारे जो ग्राउंड फ्लोर पे एक लेडी डॉक्टर थी, डेंटिस्ट से वो। तो उनका 3 साल पहले डेंगू की वजह से डेथ भी हुआ है। और ये इसके पेशेंट जब आते हैं तो मोस्टली वो 3rd या 4th डे पे ही आते हैं, क्योंकि उनका फीवर जो होता है कि वो फीवर कम नहीं हो रहा है, और
जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब पेशेंट आता है कि वो प्लेटलेट काउंट काफी कम आ रहा है, बहुत बार तो इनके जो एंटीबॉडीज के टेस्ट भी कराए जाते हैं पर वो भी कभी कभी पॉजिटिव नहीं आते हैं। पर उसके साथ बस उनका प्लेटलेट काउंट डाउन हो रहा है, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि डेंगू फीवर है। या फिर हमारे सामने भी अगर वो रिपोर्ट डाल रहा है तो हमको भी वो एक डाउट होता है कि डेंगू तो नहीं है। तो हम इसे, हाँ, जैसे मेरे इसमें डेंगू नील टैबलेट है, गिलोय घनवटी है, एक प्लेटोग्रिड करके प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने बनाई है स्पेशली। पर सेम कंटेन है, मोस्टली गिलोय, तुलसी है, एलोवेरा है, उसमें पपाया कंटेन है, तो ये हम लोग चलाते हैं मोस्टली। तो फीवर को कंट्रोल करना होता है 7th या 8th डे पे, वो अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाता है और वो अपने आप प्लेटलेट्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। पर बहुत बार पेशेंट को सीवियर अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसमें उसको बहुत बार ब्लीडिंग टेंडेंसी दिखती है, या बहुत बार जो रैशेस बहुत ज्यादा दिखते हैं, तो हमें थोड़ा सा सिम्टोमेटिक भी उसमें मेडिसिन ऐड करना पड़ता है। जैसे मैं केशोर कुकुल ऐड कर देती हूँ, मैं कामधुधा, गोदंती भस्म यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है, बृहदवात चिंतामणि, स्वर्ण वसंत मालती भी मुझे ऐड करना पड़ता है बहुत बार, कहरवा भी मैं ऐड करती हूँ बहुत बार इसमें। तो ऐसे से और थोड़ा सा डाइट उनको अच्छे से, मतलब लिक्विड डाइट है जो हम जैसे मृदु आहार जैसे बोलते हैं, तो उस टाइप का खाना, पतली खिचड़ी है, अनार का जूस, एकदम हल्का हल्का खाना खाने के लिए बोला जाता है पेशेंट को। जैसे जैसे सिम्टम्स, मतलब हेडेक भी रहता है इसमें, तो उसको उसी टाइप से डाइट और उसको प्रिकॉशंस बोले जाते हैं, तो वो काफी अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। उन्हें कोई प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है और अच्छे से प्लेटलेट गेन हो जाते हैं पेशेंट के। और पेशेंट मतलब घर के घर में ही ट्रीट हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता, या फिर बहुत ही ज्यादा प्लेटलेट, जैसे 10,000 20,000 पर पेशेंट के प्लेटलेट चले जाते हैं, तो उनको प्लेटलेट्स चढ़ाने भी पड़ते हैं। बहुत बार पेशेंट एडमिट भी रहता है। तो पेशेंट अगर तीसरे चौथे दिन हमारे पास आ जाता है तो हम अच्छे से इसको मतलब उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाते हैं। जी सर। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी डॉक्टर पल्लवी जी, आप मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास तो बहुत पेशेंट आते होंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे इस टॉपिक पे? आपने ट्रीट किया है पेशेंट? किसी को और कुछ बताना है इस टॉपिक पे? किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए। शशि तिवारी मैम, आपने किया है? वीना मैम, विनीता मैम, किसी का एक्सपीरियंस है? सर जी डेंगू का एक रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है, जी लेकिन मैंने मरीज देखा है एक्चुअली में। उसमें क्या है, अंग्रेजी में हम बोलते हैं हीमोपैगोसाइटोसिस, हीमोपैगोसाइटोटिक लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस। मतलब उसका जो वो रहता है, उसकी जो खुद की कोशिकाएं रहती है, वो अपने ही कोशिकाओं को खाने लगती है। जी तो उससे क्या होता है, अनीमिया, डब्ल्यूबीसी काउंट कम होना, प्लेटलेट काउंट कम होना, लिवर स्प्लीन होता है जो, वो दोनों बढ़े आते हैं। क्योंकि जो खुद की जो कोशिका होती है पेशेंट की, वो लिवर में भी रहती है, स्प्लीन में भी रहती है, बड़ी बड़ी। यहाँ पे खून क्षमता है, खून बनता है, तो वो खुद ही की कोशिकाएं खाने लगता है। तो ये बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इसको, और जब हम इसको मतलब पैथोलॉजी में देखते हैं ना माइक्रोस्कोप में, जी तो ऐसा दिखता है कि जैसे पित्त ज्यादा अंदर जाके एक्टिवेट हो गया है। मतलब बड़े बड़े सेल होते हैं, खा रहे हैं एक्टिवली, आरबीसी को खा रहे हैं, प्लेटलेट को खा रहे हैं, जी डब्ल्यूबीसी के स्टेम सेल्स प्रिकर्सर्स को खा रहे हैं। जी तो सर इस लाइन में सर कैसे, मतलब क्या मतलब देना उचित रहेगा सर? जी मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा जी हूँ, सर, थैंक आयुर्वेद का चिकित्सा बता रहा हूँ। शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, प्रणाम सर। हाँ सर, 2016 में तो सबसे पहले मुझे ही डेंगू हुआ था मेरे घर में। फिर 2018 में और घर वालों को भी एक बार हुआ था, तो सबको एक सीरियस से शुरू हुआ था। और मेजोरिटी लोग 4 to 5 डेज में रिकवर कर गए थे डेंगू का। जैसे पहले भी और लोगों ने कहा, डेंगू के साथ में क्या होता है, जैसे कुछ लोग उसको इग्नोर करते जाते हैं, फीवर है और कोई प्रिकॉशन नहीं रखते, रेस्ट वगैरह नहीं करना है, तब तो एग्रीवेट हो जाता है, फिर प्रॉब्लम बढ़ती है, तो कई बार हॉस्पिटलाइज भी लोग आपको हुए क्या हैं। क्या सिम्टम हुए थे डेंगू में? आपको क्या क्या हुआ? सर मेरा तो सबसे पहले शुरुआत में क्या हुआ कि मैं यहाँ से गई थी लखनऊ, और यहाँ से लखनऊ जाते हुए मुझे लगता है कि रेलवे स्टेशन पर मच्छर ने काटा होगा। तो मैं जब लखनऊ पहुंची तो जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरी,
तो मुझे लगा कि मुझे चक्कर आ रहा है, तो मैं बैठ गई। और फिर उसके बाद मैं अपनी बुआ के घर गई, तो तब तक मुझे फीवर हो चुका था। और फीवर काफी हाई ग्रेड फीवर था, मतलब जब फीवर होता था तो मुझे बिल्कुल होश नहीं रहता था, एकदम बेसुध पड़ी रहती थी। तो उस वक्त हमारे सीनियर थे, वहीं पर हैं, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दी थी। हालांकि मुझे याद है कि उस वक्त उन्होंने एलोपैथी चलाई और मुझे लगा कि सिंपल फीवर होगा। फिर मेरा लखनऊ का 2 दिन का था, कोई वेबिनार में अटेंड करने गई थी, तो मैं वो भी नहीं कर पाई। फिर मैं वापस घर आई, लोगों ने कहा नहीं जाओ, मैंने कहा नहीं जाऊंगी। फिर जब मैं यहाँ आई तो फिर मैंने टेस्ट कराया तो डेंगू पॉजिटिव आया। अच्छा, उसमें भी मैं थोड़ा सा इग्नोर करती गई, जैसे कमजोरी थी। तो शुरुआत में क्या किया मैंने कि बी कॉम्प्लेक्स वगैरह का जो है, मतलब इंजेक्शन वगैरह, इंजेक्शन क्या लगा था, मतलब ड्रिप में चढ़वा दिया था। हुआ कि बहुत कमजोरी है। तो मेरे को फीवर तो था ही, फीवर के साथ सर लास्ट में जो रैशेज वगैरह नहीं फेस पर आ जाते हैं, तो वो प्रॉपर रैशेज वगैरह आ गए थे, थोड़ी सी स्वेलिंग वगैरह फेस में आ गई थी। और टेस्ट कराया तो काफी लो वैल्यू थी। लेकिन नॉर्मली ट्रीटमेंट में 2 ही 4 चीजें ली थी। फिर मैंने कहा जब पता चल ही गया तो गिलोय लिया था। गिलोय फ्रेश मतलब जूस बना करके लिया था। और साथ में पपीते की पत्ती का जूस लिया था। बकरी का दूध 1 या 2 दिन मैंने पिया था, जितना मुझे याद है। तो बस इतना ही किया था, ठीक हो गए थे। और 1 वीक मतलब रेस्ट करना पड़ा था घर पर। फिर उसके बाद जब ठीक हुए तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, खाना खाना शुरू किया। खाना खाने के बाद ये हालत होती थी कि पेट में दर्द होता था। तो मुझे मतलब हुआ कि कुछ तो है, टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड मतलब कराया, तो उसमें कुछ रिपोर्ट नहीं आई। तो फिर हमने क्या किया, 1 मंथ लगातार एक टाइम खिचड़ी एक टाइम दलिया खाया। तो फिर जाकर फिर तब डाइजेशन ठीक हुआ। मतलब रोटी खाते थे तो दर्द होता था, तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं कुछ और हो गया है। तो नॉर्मली मैंने एक चीज देखा है, मेरे को हालांकि खींचा था लंबा क्योंकि मैं काम कर रही थी। अगर डेंगू कभी डायग्नोस हो जाता है, तुरंत आप गिलोय लेना शुरू कर देते हैं, फ्रेश वाला जो बना करके, तो तुरंत रिकवरी होती है। खाना वाना नहीं खाओ, नॉर्मली तो भूख लगती ही नहीं, तो खाना खाने का मतलब ही नहीं बनता है। और हाँ, मैंने ये भी किया था, 1 मंथ तक लगातार मैं नारियल पानी वगैरह लेना, और डेली मतलब सिट्रस फ्रूट्स के जूस लेना। ये चीज मैं लिया था पूरा 1 महीने। तो फिर बहुत बढ़िया रिकवरी हो जाती है। प्रॉब्लम उन लोग को आती है जो कुछ खाना पीना नहीं चाहते, उनको होता है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना पीना है। तो हमारे घर में बच्चे बच्चे तो 2 2 3 3 दिन में रिकवर हो गए थे। जी सर। और और कुंडली ज्यादा में, जरूरत है। कुंडली में क्या होता है कि मच्छर काट रहा है, कुछ है? सर कुंडली कुंडली में मच्छर काट रहा है, ये चीजें नहीं होती। कुंडली अगर आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखोगे, तो उस टाइम एक्चुअल में 6th हाउस की ग्रह दशा चल रही होती है। और 6th हाउस की मच्छर ग्रह काटने दशा का, से मच्छर काटने का। आप, नहीं मच्छर काटने का नहीं, बीमारी का होता है। उस लेवल तक की भी एस्ट्रोलॉजी होती होगी, बट उतना मुझे नहीं आती है। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत बड़े लेवल तक की होती है, इतना तक लोग तो बता अभी देते हैं अभी सुनिए, तक। अभी फिर बाद में बात करेंगे क्योंकि टाइम कम है, बहुत सारा चीज बताना है। मैं बस ऐसे जी जानना सर। चाहता था कि है कि नहीं है। जी। जी सर मच्छर काटने के लिए भी कुंडली में देखते हैं क्या? जी ठीक है। बीमार के लिए देखते हैं, बीमारी के आयुर्वेद लिए। के दृष्टिकोण से जब हम डेंगू देखते हैं, जी तो डेंगू में जो उत्पन्न तीक्ष्ण ज्वर है या उसके बाद में जितने भी लक्षण आते हैं, तो आयुर्वेद में एक तो इसको कीटक दंशजन्य ज्वर ऐसा जानना चाहिए। कीड़े ने काटा है, मच्छर एक कीड़ा है, उसने काटा है। तो सुश्रुत संहिता में बहुत सारे अगध द्रव्य बताएं। बाकी इसमें जो ज्वर होता है, तीक्ष्ण ज्वर और रक्तपित्त, रक्तपित्त के सारे सिम्टम्स देखते हैं। तो ऐसा पता चलता है कि ये तीक्ष्णता वाला भी है और रक्तपित्त वाला भी है, तो पित्त प्रधान रोग है, ये हमें समझना चाहिए। तो इसमें पित्त अपने तीक्ष्ण और उष्ण गुण से प्रकोपित हो गया है। साथ में इसमें वायु के भी कुछ सिम्टम रहेंगे, तो सर्वांग मर्द, मतलब पूरा बॉडी में बॉडी एक होता है, मसल पेन होता है, जहां पर भी पेन होता है, अंग मर्द होता है, वहां पे वायु है। और तीव्र संधि शूल है, जहां पर भी जॉइंट्स में बहुत सीवियर पेन हो रहा है, वहां पे वायु है। तो इसलिए बात प्रधान ये सिम्टम्स आते हैं। अब कफ के भी कुछ सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि एक दोष दूषित होगा तो दूसरा भी होगा। मेन पित्त है, फिर बात हो गया। अब कफ का देखेंगे तो अनन्नाभिलाषा, मतलब खाने की न अभिलाषा, अन्न की न अभिलाषा, प्रतिशाय होता है और खांसी आती है। ये कफ के सिम्टम्स अनुबंध रूप से दिखाई देते हैं। इसमें मेन रूप से देखें तो रस धातु और रक्त धातु की दुष्टि होती है। मच्छर काटता है तो वह सबसे पहले जो विष है वो कहाँ छोड़ता है, रस धातु में और रक्त धातु में। और पूरा अधिष्ठान, पूरा शरीर रहता है। और त्वचा में, बाह्य स्त्रोतस में इसका व्यक्ति होता है, मतलब ये अपने आप को मतलब दिखाता है, ऐसा होता है। मुख्य रूप से दोष देखेंगे तो उष्ण और तीक्ष्ण गुण से पित्त का प्रकोप होता है। वायु और कफ का अनुबंध रूप से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अनुबंध मतलब सपोर्ट से दिखाई देते हैं, जुड़े हुए अनुबंध से। और दूष्य देखें तो रस और रक्त धातु इसमें दूषित होता है। स्त्रोतस देखें तो रस व स्त्रोतस, रक्त व स्त्रोतस,
अन्नवह स्त्रोतस की दृष्टि दिखती है। बाकी मासवह वगैरह का भी देखेंगे, होता है उसमें, लेकिन अन्नवह का ज्यादातर मैनिफेस्टेशन होता है। और इसमें रक्त की अग्नि का मानदेय होना, रक्त की अग्नि, जब हम धात्वग्नि लेवल पे बात कर रहे हैं, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मेरी आवाज कहाँ पे? अब स्त्रोतस की अभी हाँ सॉरी सॉरी, वो म्यूट हो गया था, सॉरी। इसमें स्त्रोतस मैंने बता दिया ना, रसव स्त्रोतस, रक्तव स्त्रोतस, अन्नव स्त्रोतस की दृष्टि होती है। और रक्त धातु की अग्निमंद होता है। धातु अग्निमंद में देखे तो रक्त धातु अग्निमंद, ये प्रमुख घटना होती है। अधिष्ठान देखे तो सर्व शरीर में डेंगू होता है, ज्वर होता है, और त्वचा और बाह्य स्त्रोतस में ज्यादा दिखाई देने लगता है। अब इसमें पित्त का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और विष का प्रभाव है, तो हमें कुछ अगध द्रव्य देना पड़ेगा। और पित्त का चिकित्सा, पित्त ज्वर की तीक्ष्णता वगैरह को कम करने के लिए चिकित्सा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसमें त्रिभुवन कीर्ति रस डायरेक्ट न देके उसका अनुपान चेंज करके देंगे, लेकिन इसमें सुचेखर रस जो देते हैं वह देना बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहता है। सुचेखर रस 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार देते हैं। और तीक्ष्णता और उष्णता, पित्त का प्रकोप बहुत ज्यादा बड़ा है बॉडी में, तो कामदुधा रस, प्रवाल के कल्प जैसे प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल भस्म, ये बहुत अच्छा रहता है। चंद्रकला रस बहुत अच्छा काम करता है। और जो इसमें रक्त की कोशिकाएं हैं वह कम हो जाती हैं, जैसे WBC कम होते हैं, प्लेटलेट कम हो जाता है। तो इसमें रक्त पित्त का उपद्रव ये समझ के हम लोग वासावले अगर दें, अडुल्सा से बना हुआ वासावले दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि ये रक्त पित्त और तीक्ष्णता सबको कवर करता है, और ज्वरग्न भी है, इसलिए वासावले देना चाहिए। इसके साथ में शिरशूल है तो लाक्षार गोदंती का चूर्ण 1-1 ग्राम दिन में 5-6 बार देना चाहिए। और इसमें शीत शीत जल, मतलब पानी को बॉईल करके उसका हाफ करके, पानी का क्वाथ है ठंडा करके वो देना है। और पद्मकादी तेल अगर हम लोग इसको दें, 30 ml पद्मकादी तेल, और 1 गिलास ये जो पानी है, काढ़ा, पानी का काढ़ा, मतलब 1 गिलास पानी का काढ़ा लें, मतलब 2 गिलास पानी को बॉईल करके 1 गिलास करें, और 1 गिलास हो गया उसमें 30 ml ये हम लोग पद्मकादी तेल डालें, वो पिलाएं, तो काफी हद तक इसमें फायदा होता है, प्लेटलेट बढ़ जाता है। ऐसे हमारे जो पुणे के वैद्य लोग हैं उनका अनुभव आया है। उसी तरह से प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए पका हुआ बिल्व की मज्जा है, वो वासाघृत के साथ देने से, दिन भर 3 बार देने से फायदा होता है। उसी तरह से जो पपीता का पत्ता होता है वो देने से फायदा होता है, पपीते का बीज देने से फायदा होता है। और इसमें सुच्छेखर रस, कामदुधा रस, प्रवाल भस्म, चंद्रकला रस, बेल का फल का मज्जा देने से, वासावलय के साथ दिन में 3 बार देने से फायदा होता है। और अगर ब्लीडिंग हो रहा है कहीं पर भी, तीरक रक्तपित्त जैसा हो रहा है, तो लाक्षा और गोदंती देते हैं। और अगर बार बार पेशेंट को देखते हैं कि मल का वेग आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो उसको मृदु विरेचन या अनुलोमन कराना चाहिए। और इसमें हमें पूरा पेशेंट को लंघन नहीं कराना है, इसमें थोड़ा सा हल्का खाना देना जरूरी होता है। उसके लिए मुद्ग यूष, मतलब मूंग दाल का यूष देना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद के चिकित्सक लोगों का अनुभव है, जो हमारे गुरु लोग हैं उन्होंने बताया है। और पुरानी शाली का पेया बनाएं, फ्रूट जूस दें, नींबू का शरबत दें, और लिक्विड फॉर्म में ज्यादा दें, और कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में दें। और शीत शीत उबालकर ठंडा किया हुआ पानी दें तो अच्छा फायदा होता है। और इसमें हमारे जमदग्नि सर का मैं फॉर्मूला बताता हूँ जो आप लोगों को भी काम आएगा, क्योंकि 100% हमारे जमदग्नि सर का फॉर्मूला 100% काम करता है, प्लेटलेट भी बढ़ते हैं, और जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशन और ज्वर है वह भी ठीक हो जाता है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट में यहाँ पे शेयर करता हूँ हमारे सर का फॉर्मूला, आप लोगों को काम आएगा, आप लोग लिख लीजिए, ये दवाई कभी भी फेल नहीं होता है। 1 मिनट, ये कहाँ आ गया? 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट, मैं 1 मिनट इधर लाके आप लोग को दिखाता हूँ। ये चिकनगुनिया में भी काम करता है और डेंगू में भी काम करता है। देखिए आप लोग के स्क्रीन पे अभी आ रहा है 15 नंबर का जो श्लोक है, 15 नंबर का जो फॉर्मूला है, ये हमारे जमदग्नि, आदरणीय जमदग्नि सर ने निकाला हुआ है। ये मेडिसिन कभी फेल नहीं हुआ है आज तक। तो हमारे चरक सूत्र स्थान में अंग मर्द प्रशमन गण बताया है, तो उसमें जो जो अवेलेबल है वो लेके आना है। और अंग मर्द प्रशमन गण का सुबह शाम काढ़ा देना है। फिर त्रिभुवन कीर्ति रस बेल दुर्वा तुलसी के रस के साथ देना है, ये एक अगध द्रव्य है।
मतलब बेल भी जो है वो विष को मारता है, जो मच्छर ने काटा है, जो वायरस गया है बॉडी में, और या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है उसको भी मारता है। दुर्वा और तुलसी, इसके रस के साथ त्रिभुवन कीर्ति रस देना है। नॉर्मली त्रिभुवन कीर्ति हम नहीं देते हैं, हम शुद्ध शेखर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये अनुपान के साथ देने से फायदा होता है। इसी तरह से निशोत्तर देना है, और बन्य तुलसी के बीज होते हैं उसके रस के साथ रात को देना है। और एक चंपकागद रहता है, सुबह शाम घी और मधु के साथ देना है। और एक संदिग्ध सन्निपात का काढ़ा देते हैं जिससे ज्वाइंट पेन हो रहा है वो ठीक हो जाता है। अभी चंपकागद क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। कोई भी चीज छुपाते नहीं हम लोग, हम सब बताते हैं। आप हम क्या पता हमारे वजह से कितने पेशेंट आप लोग बचा पाए, तो हमको पुण्य मिलेगा। 13 नंबर का जो है, ये वाग्भट उत्तर तंत्र में 37 से 71 नंबर का जो श्लोक है उसमें बताया है चंपकागद। तो इसमें हरिद्रा, दारू हरिद्रा, रक्त चंदन, मंजिष्ठा, तगर और नागकेशर, घी और मधु के साथ देना है। ये जो मैं फॉर्मूला बुक है ना, किसी को चाहिए तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे चीजें बताई हैं। ये अगर आप देते हैं तो जो पोस्ट डेंगू जो ज्वाइंट पेन हो रहा है वो सब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अभी आप लोगों को कुछ और अनुभव है तो बताइए प्लीज। आयुर्वेद में आप लोग और क्या देते हैं? डॉक्टर किसी को बोलना है? कंचन मैम आप क्या देती हैं दवाइयाँ, या श्रीनिवास सर? सर हाँ सर बताइए सर। सर मैं तो डेंगू फीवर में ये वासा गुलूचारी कषायम बोलकर मिलता सर, केरला का। जी वो एक 20 ml मॉर्निंग 20 ml इवनिंग लेने को बोलता हूँ मैं। और बिलवादी वटी सर। जी, बिलवादी हाँ, वटी। हाँ बिलवादी वटी। और ये त्रिभुवन कीर्ति रस विद तुलसी स्वरस सर। जी। और कभी कभी मैं ये भी मृत्युंजय रस भी देता हूँ सर कई लोगों मृत्युंजय को। रस, जी हाँ, आफ्टर पोस्ट फीवर रिकवरी होने के बाद अंगमर्द में भी अच्छा काम करते हैं सर। जी फीवर हाई रहे तो सुदर्शन गणवटी प्लस त्रिभुवन कीर्ति देता हूँ सर मैं। जी वो बहुत लोगों को अच्छा रिजल्ट आ गए सर मेरे पास। जी। सर आप केरल में प्रैक्टिस करते हैं ना? नहीं सर, मैं विजयवाड़ा में प्रैक्टिस करता हूँ सर, आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा में, जी सर। हाँ, कई लोगों को पर्पाटकारी कषायम से भी अच्छा रिजल्ट आता सर, लेकिन वासा गुलूचारी कषायम अच्छा काम, मेरा एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया सर। जी सर, जी सर। सर देखिए इतना ही। विजयवाड़ा के इतने बड़े डॉक्टर साहब ने हमें ये जो बताया है, ये आपका जरूर यूज करने के लिए बताया है सर ने, इनका अनुभव। सर वासा गुड़चारी कषायम आप कौन सी कंपनी का यूज किया सर? श्रीनिवास। वैद्य रत्नम का मिलता सर। जी जी, थैंक यू सर। वैद्य रत्नम। जी। कंचन मैम आप कुछ बताएंगी, या कोई और बताना चाहे तो बता सकते हैं? कुछ मेडिसिन आप लोग देते हैं? बोलिए बोलिए। माधुरी मैम आप देती हैं? नेहा सर मैम? मैंने डेंगू नील देते हैं हम लोग, और गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, और एक प्लेटोग्रेट करके टैबलेट आता है जो कि प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए, पर उसमें भी यही कंटेन है मोस्टली। और पपया का जूस वगैरह बोलते हैं सर। और जी जैसे मैंने बोला ना, पित्त आपने अभी बताया ही ना, पित्त का अनुबंध होता है यहाँ पे, मतलब पित्त डोमिनेंसी ज्यादा होती है, तो मैं यहाँ पे कामदूधा ऐड करती हूँ बहुत बार। और मैं गोदंती भस्म ऐड करती हूँ, प्रवाल पंचामृत, बहुत बार मैंने स्वर्ण वसंत मालती भी ऐड किया हुआ है सर। जी। हाँ, मैं वो संदिग्ध सन्निपात का क्वाथ है, उसका मैं फॉर्मूला ढूंढ रहा हूँ, मिलेगा तो मैं अभी बताता हूँ। वो जॉइंट पेन में बहुत अच्छा काम करता है। संदिग्ध, ये भैषज रत्नावली में है। मैं अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ ढूंढ के। और बाकी लोगों को कुछ बोलना है क्या? नेहा मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप पेशेंट देखती हैं, डेंगू के पेशेंट में कुछ दवाई दी है तो बताइए प्लीज। किसी का कोई और अनुभव है तो बताइए। एक संदिग्ध सन्निपात का क्वाथ जो है ना, वो उसका फॉर्मूला है, मेरे को अभी मिल नहीं रहा, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। वो भी इधर से ही लिया है, और सच में बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग कुछ और बताइए। गंगवार सर आपने देखा है क्या पेशेंट डेंगू के? मनीषा मैम कुछ बताइए आप, किसी का कोई अनुभव है तो बताइए। हाँ मैम बताइए। जी सर, प्रणाम हेलो। सर। हाँ जी। कोई, हाँ एक भट्ट साहब कुछ बोलना चाहते हैं। डॉक्टर भट्ट जी आप बताइए सर। हाँ सर, प्रणाम सर। अच्छा आप सर प्रशांत भट्ट जी हैं? हाँ जी। जी जी सर।
सर जी इसमें मैंने देखे केस, और इसमें मैंने अपना एक फार्मूला बनाया था। यहाँ पे मैं महासुदर्शन चूर्ण के साथ में काशीश भस्म और ग्लो सत्व इसको दिन में 3 से 4 बार देता हूँ। और इसमें जैसे पित्त प्राधान्य ज्वर है ये, तो यहाँ पे सीतोपलादी चूर्ण, प्रबाल पिष्टी और सत्व ग्लो सत्व, इनको घंटे घंटे भर में आपको रोगी को उसकी स्थिति के अनुसार देना है। और तो इससे 2-3 दिन में मतलब ये ठीक हो जाता है। और इसमें ग्लो का रस के साथ में पपीते की पत्ती का रस निकाल के आपको थोड़ा थोड़ा दिन भर पिलाना है। और यदि फीवर आता है तो फिर सर मैं तो यहाँ पे पैरासीटामोल मैंने यूज की आधी गोली, और इनसे बहुत अच्छा आराम होता है सर। जी सर। जी प्रशांत सर, जैसे आप सीतोपलादी देते हैं, तो जैसे अगर सिक पेशेंट है तो कितने रिपीट, जैसे कब कितने कितने में रिपीट कर सकते हैं सर? देखिए सर, वो डिपेंड करता है पेशेंट की सीवियरिटी पे। ठीक है। मैंने मतलब करीबन 8-8 बार भी ये दवाई दी है दिन भर में, 2-2 घंटे की। अच्छा, हर घंटे घंटे दे सकते हैं। मतलब आप सीतोपलादी चूर्ण तो आप दे सकते हो, 30 ग्राम 30 ग्राम तक पर डे दे सकते हो। प्रवाल पिष्टी आप 2 ग्राम तक पर डे दे सकते हो। गिलो सत्तू आप 5 ग्राम 10 ग्राम तो रोज दे सकते हो। जी सर, आवाज आ रही है सर। तो पेशेंट की सीवियरिटी के ऊपर है कि मतलब कितना डोज को देना है। जनरली तो थैंक यू सर, थैंक यू। कंडीशन ऐसी होती है कि वो आपको रिपीटेशन में डोज देनी पड़ती है। जी। जी। और मनीषा मैम आप कुछ बता रही थी, मैम कुछ बताइए प्लीज। सर आपका सब कुछ बताइए। सब तरफ से बता दिए आपने, बहुत पूरी डिटेल बता दी है सर। सर जी इसमें मैं पेशेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कभी पेशेंट में ना संधि शूल बहुत रहता है, बहुत ज्यादा जॉइंट पेन रहता है, जी तो मैं लोकल एप्लीकेशन के लिए भी देती हूँ। और साथ में सर ये त्रैलोक्य चिंतामणि रस, संशमनी बटी, और साथ में कोकिलाक्षम और अमृतोथरम का इसमें अच्छा रिजल्ट आता है मेरे। मैं इसको देती हूँ, चलाती हूँ पेशेंट को, अमृतोथरम कषायम। और साथ में सर यदि पेन ज्यादा है तो ये गोदंती का मात्रा इसको चलाती हूँ पेशेंट को, यदि डाइजेशन में प्रॉब्लम है, ज्वर रिक्रिएट हो रहा है बार बार उसको, तो साथ में काल में गिलोय, सुदर्शन और गुदंती मिला करके इसको भी देती हूँ प्रवाल पंचामृत के साथ में। प्रवाल पिष्टी भी देती हूँ, कामदुधा प्रवाल पिष्टी, यदि उसका पित्त ज्यादा है, गृहिणी में ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो पेशेंट को इसको हमें स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ता है। इसमें हम डायरेक्टली इतनी सारी मेडिसिन ऐसे नहीं चलाते हैं। पेशेंट का यदि फीवर है, ओनली फीवर है, तो फीवर पे हमको उसको काम करना पड़ता है। इंडाइजेशन है तो उस पे हमको काम करना पड़ता है। साथ में ज्वाइंट पेन तो रहता ही है पेशेंट को, तो उसमें लोकल एप्लीकेशन भी देते हैं, लेपन भी करते हैं, तो उसमें बहुत फायदा मिलता है रोगी को। और साथ में जैसे अभी आपने पेया विलेपी ये सारी चीजें बताएं खाने के लिए, मुदगियोश वगैरह, इसको जितना अच्छा से खाने को लघु सुपाच्य आहार दें। और इसका पपीते का स्वरस निकाल के इन कोमल पत्तियों का और बतासे में डाल करके उसका सवेरे सेवन कराते हैं, दोनों टाइम। उसकी सब्जी को भी हल्का बॉईल करके खाने को देते हैं, पपीते को खाने में भी उसको यूज करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग सर सब कुछ आपने बता दिए हैं। बाकी ये दवाइयां जो है मेरा थोड़ा सा मेरा ये एक संदिग्ध सन्निपात का क्वाथ का फॉर्मूला अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो है, मैं बताऊंगा। लेकिन रस पाचक, रक्त पाचक दिया ना, तिक्त रसात्मक द्रव्य, उससे ज्वाइंट पेन ठीक हो जाता है। जी 100% ठीक जी होता है रस पाचक रक्त पाचक से। पेशेंट उसमें ज्यादा पीड़ित होता है, जब वो उसको ज्वाइंट पेन होने लगता है तो उसमें बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। बाकी सारी चीजें तो हम रिकवर करते ही हैं, जी तो उसमें फिर लोकल एप्लीकेशन देते हैं ऐसे शोथ और पेन के लिए, तो उसमें भी फायदा आता है सर। काय का लेप लगाते मैम? हाँ मैम, वो लेप जैसे हम गाउट वालों को बनाते हैं, गाउट वाले को जो लेप बनाते हैं संधि सूल में देते हैं हम लोग, उसका लेप बनाते हैं। रसन आदि देते हैं, निर्गुंडी मिलाते हैं, उसमें कोटमुचिक आदि मिलाते हैं, और उसमें थोड़ा सा गौमूत्र भी इंक्लूड करते हैं। उसको ड्राई करके पहले सूखा से लेप लगा करके एकदम गाढ़ा गाढ़ा, और फिर उसको हटा करके फिर डबल फिर एक लेयर लगा करके, और जी मैम। पत्र से उसको कवर कर देते हैं, जैसे एरंड पत्र से।
तो बहुत जल्दी उसमें आराम मिलता है, क्योंकि ओरली वो मेडिसिन खा भी नहीं पाते हैं, डाइजेशन भी बिगड़ा रहता है, तो बहुत सारी चारों तरफ से औषधियां नहीं खिला पाते हैं। पहले ज्वर का और पाचन का, दीपन पाचन का करने के बाद फिर इसके बाद इसका लेते हैं। पेशेंट अच्छा, मतलब बिना बेड पे रहे लंबे समय तक स्वस्थ हो जाता है। जी मैम, थैंक यू। मैम Thanks. इसमें जो वॉमिटिंग या जैसे नोजिया वाली कंडीशन होती है तो उसमें क्या दे सकते हैं? हाँ तो वैसे हम देंगे अब ना। हाँ बताइए मनीषा मैम, आप बताइए। हाँ मैम, इसमें जैसे हम कामदुधा रस देते हैं साथ में, और ज्यादा यदि वॉमिट, शुद्ध शेखर रस है, कामदुधा, पित्त शामक औषधियां हमें देनी रहती हैं। और ज्यादा यदि वॉमिट है तो मयूर पिच्छा भस्म रस उसके साथ इलायची पाउडर के साथ में, या गुडूची के साथ में मिला करके उसको चाटन कराते हैं, इस कंडीशन में देते हैं। जी सर, बताएंगे सर आप। हाँ तो हम लोग जैसे इलायची और मिश्री देते हैं, वो छर्दिग्न है। फिर जो खील होता है जिसको हम लाहिया बोलते हैं, उसको देते हैं पीस के, और दूध के साथ खाने को देते हैं, लंघन कराते हैं। और पूरा छर्दी की चिकित्सा करते हैं, जो छर्दी चिकित्सा बताया, जैसे मयूर पिच्छा मशी या फिर त्रिफला मशी, और फिर प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ पित्त शामक और उल्टी को रोकने वाली दवाइयाँ ये देते हैं। जी थैंक यू सर। हाँ। और आप लोगों को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। किसी को सर कोई और अनुभव है? सर जी। हम अगर इसकी संप्राप्ति देखेंगे तो पहले तो मच्छर ने काटा, तो फिर संप्राप्ति को कैसे अरेंज करेंगे सर? तो ठीक है ना, उसने मच्छर ने काटा, बॉडी में विष गया, और वो हम्म विष ने रस और रक्त को दूषित किया। हम्म वहां पे फिर रक्त की अग्नि को मंद किया, रक्त का आम बहुत ज्यादा बढ़ गया, और वो विष पूरे बॉडी में फैल गया। आम की वजह से फिर फीवर आने लगा। और इसमें रक्त और पित्त, रक्त की भी दृष्टि है, पित्त की भी दृष्टि है। उसको पित्त को एग्रीवेट किया, क्योंकि विष है तो उष्णता तीक्ष्णता को बढ़ाया, एग्रीवेट किया। और स्त्रोतरोध किया, जैसे हम लोग ज्वर में पढ़ते हैं कि अग्नि को उपहत कर दिया। और उसके बाद में स्वेदव स्त्रोतस, और क्या हो गया, स्वेदव स्त्रोतस और अम्बुव स्त्रोतस, अन्नव स्त्रोतस, इसकी दृष्टि कर दिया, मतलब पसीना नहीं आएगा। और अन्नव स्त्रोतस को दूषित किया, ये सब हो जाता है। और वायु भी जाके अवरुद्ध हो जाता है ज्वाइंट में, जी, वायु फॉग की वजह चलायमान से। रहता है। जी। 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 बहुत अच्छा बताया सर। तो इसमें हम चिकित्सा क्या करते हैं, अगद देते हैं, आम का पचन करते हैं, पित्त की चिकित्सा करते हैं, और जो जो सिम्टम है, डायरिया है तो अतिसार की चिकित्सा, वमन हो रहा है तो वमन की चिकित्सा, सिम्टम्स के हिसाब से भी करना है। और ये अगद द्रव्य भी देने हैं, चंपका अगद वगैरह देते हैं। जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। आप लोगों का जो अनुभव है वो सभी को कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट रहता है। किसी को कुछ बताना है? जितने लोगों ने बताया वो तो बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, बाकी लोग छुपा रहे हैं अपना नॉलेज। प्लीज बताइए। वर्षा मैम, आपने देखा है पेशेंट? वीना मैम, विनीता चौहान मैम, देखा है आपने? प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। जी। सर अभी सितंबर अक्टूबर में मेरे बेटे को ही हुआ था डेंगू। जी। एक्चुअली मैं ट्रेवल करने गई थी उत्तराखंड, तो जिस दिन हम लोग ट्रेवल कर रहे थे उसी दिन मॉर्निंग में उसको फीवर स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगा सिंपल वायरल फीवर है। फिर मैंने माँ सुदर्शन घनवटी थी मेरे पास पड़ी हुई घर पे, और त्रिभुवन कीर्ति था वो रख लिया। फिर फीवर उसको इतना ज्यादा हो रहा था कि 103 तक पहुंच जा रहा था। एक दो दिन तो ऐसे ही चलता रहा, हम ऐसे ही चले गए, फूलों की घाटी में जाना था। तो वो उसने तो नहीं घुमा 2 दिन। फिर उसके बाद उसने कहा कि मुझे ठीक लग रहा है, मैं भी चलता हूँ। तो गए सर। वो उस आते समय उसको पूरे जैसे टोज होते हैं ना, पैर के नाखून, वो नीले हो गए। पूरे बॉडी पे उसके रेड रेड से स्पॉट से वो आ गए, पूरी उसकी टंग इतनी रेड हो गई, और लिप्स भी एकदम रेड रेड। तो मुझे फिर वहीं पे डाउट हुआ, मैंने कहा इसको लग रहा है कि डेंगू हो गया है। फिर आए तो फिर उसको मैंने महासुदर्शन घनवटी दी, त्रिभुवन कीर्ति रस दिया, साथ में कामरूदा ऐड किया, अभिपत्तिकर दिया, और प्लेटलेट उसका काउंट करवाया तो वो लो आ रहा था। डेंगू का मुझे फिर उसको वॉमिटिंग वगैरह भी होती, सारे सिम्टम आ रहे थे। डेंगू टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन प्लेटलेट उसका लो था, 60,000 तक गया था। फिर मैंने उसको ये एलोवेरा और गिलोय पपीता, इनको मिला के इसका रस निकाल के ताजा सुबह शाम दिया, प्लस उसको अनार का रस और खाने में हल्का खाना दिया।
तो ये सब मेडिसिन दिए सर, रिकवर हो गया था। लेकिन उस समय तो उसके पैर के अंगूठों के पास एकदम जैसे ब्लैक ब्लैक से ब्लू ब्लू से पूरे स्पॉट हो गए थे। मतलब हम लोग बहुत, क्योंकि वहां पे और कोई ट्रीटमेंट था नहीं, और उसको हाँ फ्लूट उसको देते रहते, क्योंकि डिहाइड्रेशन इतना हाई फीवर हो रहा था। वो पैरासीटामोल से भी नहीं उतर रहा था सर, उसको स्पंजिंग करनी पड़ रही थी लिटरली, मतलब किसी मेडिसिन से उसका फीवर नहीं उतर रहा था। तो फिर यही सब किया सर, रक्त पित्त शामक चिकित्सा। मैंने फिर सोचा कि ये तिर्यक रक्त पित्त की तरफ इसको ट्रीट करना है, तो इस तरह से किया सर। फिर मतलब रिजल्ट मिल गया था। जी, अभी मैंने ना ग्रुप में एक केस का भेजा है। एक पेशेंट आई थी। सर तो ये तूफा क्या? तूप मतलब घी। ये तूफ तूप मधा अच्छा सर, अच्छा तूप मतलब घी, मधु मतलब शहद। ओके एक जी ना जी मेरे पास ना दिल्ली से एक पेशेंट आई थी। ये केस से रिलेटेड बता रहा हूँ। एक दिल्ली से पेशेंट आई थी जिनको सीवियर सिकल सेल एनीमिया था। उनका एचबी बढ़ता ही नहीं था। उनका ब्लड भी चढ़ाते थे और उनको आयरन की टैबलेट देते थे। एलोपैथी भी चल रहा था, आयुर्वेद भी चल रहा था। दिल्ली में बड़े बड़े डॉक्टर, वो त्रिगुणा वैद्य जी दे रहे थे, बाबा रामदेव जी ने दिया, ऐसे सब जगह इन्होंने इलाज कराया तो ठीक ही नहीं हो रहे थे। तो हमारे जो एनसीआईएसएम के हैं ना, सीसीआईएम के जो प्रेसिडेंट है, डॉक्टर देव पुजारी सर, जो नागपुर के हैं हमारे, और आप लोग जानते होंगे एनसीआईएसएम के जो मेन है हमारे, उन्होंने इनको भेजा था जून में। मेरे पापा बीमार थे तो मैंने तब इनको देखा था। और आज इनका आया, रिजल्ट आ गया। इनका ना ब्लड भी ठीक है, मैं वो रिपोर्ट्स भी भेजता हूँ। एचबी लेवल भी अच्छा हो गया है, सब अच्छा हो गया है। और इन्होंने मेरे को कहा थैंक यू, 95% ठीक हो गई हूँ। और इनकी मैंने क्या चिकित्सा किया, मैं आप लोगों को एक लेक्चर में बताऊंगा मैंने क्या सोचा, कैसे किया किया। इनके ब्लड रिपोर्ट्स भी मैं भेज रहा हूँ। देखिए, जब मैं यहाँ पे सब अपना नॉलेज सब शेयर करता हूँ कि ये देना चाहिए, तो लोगों को लगता होगा कि ये तो सब बता देता है। तो ऐसा कभी नहीं होता, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये जो बोला है ना शास्त्रों में कि सच में बढ़ता है, मैं यहाँ पे अपना सब चीज बताता हूँ। तो मेरे हाथ में वो सिद्ध हस्त ऐसा हो रहा है कि मैं जिनको भी ट्रीटमेंट दे रहा हूँ अच्छे से संप्राप्ति बना के, पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो अभी सर अभी देखिए, कितनी उम्र है सर उनकी, पेशेंट की? उनकी उम्र लिखी है ना रिपोर्ट्स में, देखिए आप रिपोर्ट देखिए। नहीं, जनरली उनके लाइफ फोर्टी स्पैन सिक्स ईयर्स 15 की हैं। साल की। 46 अच्छा। ईयर्स की हैं और एचबी उनका पहले कभी 7 से ऊपर जाता ही नहीं था। सिकल सेल एनीमिया ऐसे हुआ था। जी इस सर। पे मैंने क्या सोचा, कैसे दवाई दिया, क्या क्या दिया, ये सब मैं बताऊंगा। अभी देखिए उनका एचबी 12 हो गया है और टीएलसी नॉर्मल हो गया है। ग्रुप में देखिए मैंने भेजा है। और 95% वो ठीक हो गई हैं। तो 1 महीना का और दवाई दूंगा मैं, और उसके बाद मैं बंद कर दूंगा ट्रीटमेंट, वो पूरा ठीक हो गई। ऐसा होता है। तो मैं ये केस पे पूरा केस स्टडी आप लोगों के सामने एक लेक्चर में बताऊंगा संडे को या कभी। तो आप लोग ना अच्छे से अच्छी भावना से करते रहिए। और मैं देव पुजारी सर से केवल फोन पे बात किया हूँ। उन्होंने कहा था कि आप इनको ठीक कर सकते हैं, हम आयुष दर्पण पे आपका लेक्चर देखते हैं, ठीक कर दीजिए। फोन पे बात किया था और वो भगवान की कृपा है कि मैं निमित्त बना, करने वाले तो भगवान है। वो ठीक हो गई पेशेंट। सर ठीक एक है। मैं पूछूं सर, हाँ। अलग प्रश्न है। जी जी। मेरी मदर की एज 80 ईयर्स है अभी। जी उनको डायबिटिक डिटेक्ट हुआ, मतलब डायबिटीज अभी मालूम पड़ा, 7.1 है HbA1c। जी। तो कुछ अभी काढ़ा या? शुरुआत है ना मैम, शुरुआत है ना। हाँ, शुरुआत है। हाँ, तो इसमें मधुमेह का चरक संहिता में से बताया कि 2 स्टेज होता है। पहला होता है आवरण जन्य। तो ये जी सर। क्यूरेबल है, जब शुरुआत में डिटेक्ट होता है तो आवरण जन्य क्यूरेबल रहता है। लेकिन जब वो जी आगे चला जाता है 1 साल के बाद, तो वहां पे धातु क्षयात्मक संप्राप्ति होती है। तो वो असाध्य में होता है या याप्य हो जाता है। जी तो सर। आप रिपोर्ट भेजिए और उनका फोटो भेजिए, फिर हम केस डिस्कस करके मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। और हाँ हेतु सर, काढ़ा या कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे हंड्रेड स्टेबल परसेंट और रहे? वो अभी ठीक होंगी ना तो उनका शुगर मेंटेन हो जाएगा पूरा। और हमारे यहाँ पे एक सर है ना, हाँ डॉक्टर हाँ। हरीश बत्रा सर। कहाँ गए हरीश जी बत्रा सर। सर? उन्होंने भी ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं दिल्ली में। अभी नहीं है तो सर। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, रात को बहुत प्रॉब्लम होता है सब उनको। सब ठीक हो जाए मैम, ये शुरुआत है ना। शुरुआत में आवरण जन्य संप्राप्ति रहती है, पूरा ठीक हो जाएंगी वो। लेकिन जी 1 साल सर। के बाद करेंगे तो धातु क्षयात्मक हो जाता है, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे को सारा रिपोर्ट भेजिए या ग्रुप में भेजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। जी सर। ठीक है। और थैंक किसी को यू। कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं। अभी हम सेशन बंद करते हैं, 8:15 पे मिलते हैं क्लिनिकल संभाषा में। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।